नमस्कार साथियों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार आज आप सबको बीएड का जो तीसरे विचारक हैं महात्मा गांधी के बारे में हम बताएंगे। आप लोग वीडियो से बने रहिएगा क्योंकि बीएड की परीक्षा में महात्मा गांधी के टॉपिक से भी प्रश्न आते रहते हैं। जैसे आएंगे महात्मा गांधी का जीवन दर्शन क्या है, महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन क्या है, महात्मा गांधी का शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ऐसे प्रश्न आएंगे। तो आप सब तैयार रहिएगा क्योंकि परीक्षा भी सामने है और वीडियो भी पूरा देखिएगा। तो आइए देखते हैं गांधी। पहले हम इनका नाम लिख देते हैं, गांधी। गांधी का जीवन, पहले इनके बारे में थोड़ा आपको बता दें क्योंकि परीक्षा में तो जन्म नहीं पूछेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ हुई और ये कैसे कैसे पढ़ाई पढ़े थे, किस प्रकार से कहाँ पे गए, इंग्लैंड गए, ब्रिटेन गए, ये क्या क्या किए, ये सब नहीं पूछता है क्योंकि ये शिक्षा दर्शन, शिक्षा जीवन, शिक्षा का उद्देश्य ये सब पूछता है। तो आइए हम इसी पे चर्चा करते हैं। गांधी का जीवन, गांधी जी का जीवन कैसे बीता, किस प्रकार से बीता, थोड़ा सा संक्षिप्त में इसको भी बता देते हैं, फिर आगे चलते हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आइए हम बताते हैं महात्मा गांधी, इनका जिसे कहा जाता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात राज्य में पोरबंदर जिले के एक गरीब परिवार में हुआ था। ये बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई तथा 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ। विवाह किसके साथ हुआ आप सब जानते हैं, कस्तूरबा गांधी के साथ। कस्तूरबा गांधी के साथ इनका विवाह हुआ। इसके बाद ये अपनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। अपनी पढ़ाई के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश चले गए और खास करके किस मकसद से गए थे, बैरिस्टर बनने के लिए। तो आगे हम आपको अब बता रहे हैं कि जो इनके बारे में बताना है, जो खास चीज़ बताना है, जो कि इनका जीवन परिचय हमको नहीं बताना है क्योंकि बीएड में भी जीवन परिचय नहीं आता है। अगर इनकी सारी चीज़ों को हम लेके चलेंगे तो पूरा एक क्लास में ख़त्म नहीं होगा, 2 क्लास में भी ख़त्म नहीं होगा। तो हम आपको मुख्य चीज़ केवल बताएंगे जो बीएड की परीक्षा में आएगा। तो दोस्तों ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा और लास्ट तक वीडियो से बने रहिएगा। आइए गांधी के नेतृत्व में आप जानते हैं भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। इनके नेतृत्व में, इनके साथ में बहुत सारे लोग थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, इस प्रकार से बहुत सारे लोग थे। लेकिन कहा जाता है कि गांधी के नेतृत्व में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। फिर महात्मा गांधी का जीवन दर्शन क्या है? महात्मा गांधी का जीवन दर्शन क्या है? महात्मा गांधी का जीवन दर्शन, महात्मा गांधी का जीवन दर्शन क्या है? ध्यान से इसको देखिएगा क्योंकि इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आते हैं जो कि आपको बीएड परीक्षा में मिलेंगे, जो हम बताए हैं कि फरवरी प्रथम सप्ताह के लास्ट चरण में होगा। तो आइए देखते हैं महात्मा गांधी जी का जो जीवन दर्शन है किस प्रकार का है, कैसा है, इन्होंने अपने जीवन दर्शन में क्या कहा है। गांधी जी की जीवन दर्शन में भारतीय समाज में क्रांति को जन्म दिया। रोमियो रोला ने कहा है इनके ऊपर, महात्मा गांधी के ऊपर, रोमियो रोला ने कहा है कि महात्मा गांधी ऐसे महान व्यक्ति हैं, महात्मा गांधी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने 30 करोड़ व्यक्तियों को विद्रोह करने के लिए उत्तेजित किया और ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें को हिला दिया। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इन्होंने क्या कहा था और रोमियो रोला ने किसके लिए कहा था? महात्मा गांधी के लिए कहा था और इन्होंने हकीकत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया था। आइए हम आगे अब बात करते हैं कि गांधी जी के जीवन दर्शन के मुख्य 4 तत्व। गांधी जी के जीवन के मुख्य 4 तत्व हैं।
चार तत्व कौन से हैं, चारों तत्व हमको पढ़ना है। और चार तत्व कौन कौन से हैं जो कि अब बीएड की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, पूछ दिया कि महात्मा गांधी के जीवन दर्शन के चार तत्वों का वर्णन कीजिए। महात्मा गांधी के जीवन का चार तत्वों के वर्णन कीजिए। तो ये वर्णन इसमें आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप देखते रहिएगा कि इनके जो चार तत्व हैं, महात्मा गांधी के जीवन दर्शन के जो चार तत्व हैं, वो चार तत्व क्या हैं। चार तत्व आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है सत्य, पहला सत्य, दूसरा अहिंसा। और एक एक के बारे में हम थोड़ा एक एक लाइन भी बताते चलें जिससे कि आपको समझने में भी आसान हो जाए। तो सत्य किसे कहते हैं, बोलने में सत्य। गांधी जी ने कहा है कि बोलने में सत्य, विचारों में सत्य, भाषा में सत्य, कार्य में भी सत्य होना चाहिए। फिर दूसरा, इन्होंने जैसे कहा पहले में सत्य, दूसरा इन्होंने कहा अहिंसा। इन्होंने अहिंसा, अहिंसा में क्या कहा, अहिंसा में इन्होंने कहा कि मन, वचन और शरीर से किसी को कष्ट नहीं पहुंचना, यही अहिंसा है। मन से, वचन से, क्रम से किसी को भी कष्ट न पहुंचे, यही इन्होंने कहा है, ये अहिंसा है। हिंसा तो करते ही नहीं थे, हिंसा के विरोधी थे और ये कहते थे कि मन और क्रम वचन से भी किसी को माने कष्ट न पहुंचे, इसी को इन्होंने अहिंसा माना। फिर तीसरा है, इनका तीसरा पॉइंट क्या है, निर्भयता। निर्भयता, तीसरा पॉइंट निर्भयता है। निर्भयता इसका अर्थ ही है, गांधी जी ने बताया है, निर्भयता का अर्थ ही होता है भय से मुक्त, भय से मुक्त। दोस्तों ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अगर जैसे आपको लगे कि कुछ अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो इन्होंने निर्भयता का अर्थ बताया भय मुक्त। भय मुक्त जैसे बीमारी का भय होता है, मृत्यु का भय होता है, संपत्ति नष्ट होने का भय होता है, प्रतिष्ठा खोने का भय होता है, अनुचित कार्य करने का भय होता है। इन्होंने कहा कि निर्भयता, ये भय जो होता है, भय हमेशा दबा के, ये हमको दबाता रहता है। इनके जो चार प्रमुख तत्व हैं, इन्होंने कहा है कि आप बीमारी के डर से, मृत्यु के डर से, संपत्ति का नष्ट हो गया उसके भय से, प्रतिष्ठा खोने के भय से, अनुचित कार्य करने के भय से आप हमेशा सहमे रहते हैं। फिर इन्होंने कहा सत्याग्रह, चौथा सत्याग्रह, चौथा इन्होंने कहा सत्याग्रह। ये चार सत्य हैं, चार तत्व हैं, गांधी जी जीवन के दर्शन के चार तत्व हैं। इन्होंने सत्याग्रह में क्या कहा, सत्याग्रह में इन्होंने कहा जीवन का चौथा आश्रम सत्याग्रह होता है। जीवन का चौथा आयाम, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर जैसे शब्द बोलने में थोड़ा त्रुटि हो सकती है, जीवन का चौथा आयाम सत्याग्रह होता है। चौथा आयाम वास्तव में किसी भी बुराई का अहिंसात्मक ढंग से प्रतिशोध या प्रतिकार करना ही सत्याग्रह है। प्रतिशोध या प्रतिकार करना सत्याग्रह है। इसमें सहनशीलता, विनय, धैर्य का होना परम आवश्यक है। और ये सत्याग्रह इन्होंने ये चीज ने बताया कि जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह के बारे में भी बताया और इनके जीवन दर्शन के जो चार आर्य सत्य हैं, जो इनके चार तत्व हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया। और ये भी कहा सत्याग्रह एक कठिन कार्य है, सत्य की राह पर चलना है और सत्य की राह पर सब नहीं चल सकते हैं, इसीलिए इन्होंने कहा कि यह एक कठिन कार्य है। तो आगे आइए देखते हैं, अब इनके बारे में हम आपको बताएंगे कि गांधी जी की शिक्षा का क्या उद्देश्य था।
गांधी जी के शिक्षा का उद्देश्य क्या था, गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, आइए इस पे बात करते हैं। गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने आज के जीवन, आज के रहन सहन के बारे में भी उसमें वर्णन किया है कि गांधी जी के जीवन, गांधी जी के शिक्षा का उद्देश्य, गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्य। गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य, ये उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी के शिक्षा के उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने बताया कि गांधी जी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण बालकों के लिए है, क्योंकि ये छोटे बालकों की बात हो रही है, उनके विकास की बात हो रही है, किस प्रकार से उनका विकास किया जाए जिससे कि वो उनका सर्वांगीण विकास हो, मानसिक विकास हो। इसलिए इन्होंने बताया है इसमें गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्य में, इनका गांधी जी का जो शिक्षा का उद्देश्य कितना है, गांधी जी का जो शिक्षा का उद्देश्य है 5 होते हैं, ध्यान रखिएगा 5 होता है। अगर आपको ये 5 हेडिंग भी याद रहेगा, गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्य का 5 अगर हेडिंग भी याद रहेगा तो आप परीक्षा में आराम से लिख सकते हैं। उसके माने हेडिंग के आधार पर उसको 2-4 वाक्य उसमें लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग याद रहना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि पहला इनका जो उद्देश्य है क्या है। पहला उद्देश्य था इनका चरित्र निर्माण। पहला उद्देश्य चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण में इन्होंने क्या कहा, चरित्र निर्माण में इन्होंने क्या कहा, चरित्र निर्माण में महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चरित्र का निर्माण होना चाहिए। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चरित्र का निर्माण होना चाहिए। इन्होंने बच्चों के लिए, जो बालक पढ़ने जाते हैं उनके लिए विशेष रूप से कहा है कि शिक्षा का, और बड़े वालों के लिए भी, कि शिक्षा का उद्देश्य ही होता है कि चरित्र का निर्माण हो, चरित्र का निर्माण हो, आपने आप में आत्मविश्वास जगा सके। शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं तो उससे आपके चरित्र का निर्माण होना चाहिए और आप अपने आप में विश्वास जगा सकें कि मैं कहीं पर कुछ कर सकता हूं। इसीलिए इन्होंने इस पे कहा है कि चरित्र निर्माण किया जाए। फिर दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा जीविकोपार्जन की क्षमता। जीविकोपार्जन की क्षमता, जीविकोपार्जन की क्षमता में इन्होंने कहा कि जैसे जीविकोपार्जन होता है कि अगर आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, शिक्षा ग्रहण करने से आपको ज्ञान होगा, जब आपको ज्ञान होगा तो शिक्षा केवल चरित्र निर्माण के लिए ही नहीं, शिक्षा केवल चरित्र निर्माण के लिए ही नहीं बल्कि जीविकोपार्जन का भी सही दिशा देता है, जीविकोपार्जन के लिए भी सही दिशा देता है। तो अब देख लेते हैं जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन ये सिर्फ चरित्र निर्माण, माने कि शिक्षा जो है सिर्फ चरित्र निर्माण के लिए ही नहीं होता है। इस शिक्षा से ही हम जीविकोपार्जन का एक सही दिशा हमको मिल सकती है और उस दिशा एक बेहतर जीवन को बनाए रख सकता है। उस शिक्षा के द्वारा हम एक अच्छा सा अपना जीविकोपार्जन के लिए कोई कहीं पर कोई कार्य भी कर सकते हैं और अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा है कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा से चरित्र का निर्माण भी होता है, शिक्षा से हमें जीविकोपार्जन का भी रास्ता खुल जाता है। अगर हमको ज्ञान है तो हम कहीं पर भी कोई भी व्यवसाय खोल सकते हैं, अगर हमें ज्ञान ही नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तीसरा इन्होंने अपना शिक्षा का उद्देश्य बताया सांस्कृतिक विकास। इन्होंने क्या बताया? तीसरा बताया सांस्कृतिक विकास। तीसरा इन्होंने बताया कि सांस्कृतिक विकास ये क्या है? सांस्कृतिक विकास इसके लिए इन्होंने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा है जिससे बालक में संगत
जैसे शिक्षा का उद्देश्य ऐसा है जिससे बालक में संगति का विकास होता है। अगर बच्चा है स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, पढ़ेगा, उसको ज्ञान मिलेगा। जब वो ज्ञान मिलेगा तो उसकी संगति भी अच्छी होगी। अगर वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा है, ज्ञान अर्जन नहीं कर रहा है, तो उसका संगत भी बुरे लोगों से हो जाता है। संगत, यहाँ पे बात हो रही है सांस्कृतिक विकास का। सांस्कृतिक विकास का, जैसे सांस्कृतिक विकास में हमने बताया कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा हो जिससे बालक में संगति का विकास हो सके। संगत, अच्छे लोगों के साथ रहन सहन, समाज में अपना वर्चस्व बनाना, इस प्रकार से वो विकास कर सके। तो आइए इनका जो चौथा है, क्या कहते हैं कि हमने आपको बताया कि तीसरा सांस्कृतिक विकास, चौथा है संगति पूर्ण विकास। संगति पूर्ण विकास, संगत पूर्ण विकास किस प्रकार से होगा? संगत पूर्ण विकास किस प्रकार से होगा, इसको आप देखते चलिएगा। चौथा, संगत पूर्ण विकास। संगति पूर्ण विकास, संगत पूर्ण विकास चौथा। शिक्षा के उद्देश्य में इन्होंने कहा संगत पूर्ण विकास किस प्रकार से होना चाहिए। संगत पूर्ण विकास किस प्रकार से होना चाहिए जिससे कि हमारा लक्ष्य, हमारा जो ज्ञान हो, किस प्रकार से होना चाहिए। तो इन्होंने संगत के विकास में, संगति पूर्ण विकास में कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा हो, शिक्षा का उद्देश्य ऐसा हो जो कि अभी हम आपको बताए थे कि ज्ञान के माध्यम से आपका संगत भी होता है। अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आप अच्छी संगत करेंगे, अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे, और अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप इधर उधर की बातें करेंगे और घर समाज सब भूल जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि संगत पूर्ण विकास, ज्ञान के द्वारा आपका संगत का भी विकास होगा। आप अच्छे लोगों में बैठेंगे उठेंगे, आपका भी सम्मान होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। तो ये होगा ना कि फला व्यक्ति या फला लड़का बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि उसका संगत भी अच्छा है, उसको ज्ञान भी मिलता है, उसका चरित्र का विकास भी किया गया है इस प्रकार से। इसके बाद महात्मा गांधी का शिक्षा का उद्देश्य जो है पांचवा है व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य। व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो इनका व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य पांचवा शिक्षा का उद्देश्य है। महात्मा गांधी का पांचवा शिक्षा का उद्देश्य है, इसको ध्यान में रखिएगा। पहला है चरित्र निर्माण, दूसरा है जीविकोपार्जन, तीसरा है सांस्कृतिक विकास, चौथा है संगतिपूर्ण विकास और पांचवा है व्यक्तिगत और सामाजिक विकास। व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में क्या होता है? गांधी जी ने इसमें क्या बताया है? गांधी जी ने इसमें बताया है व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक को एक बेहतर जीवन प्रदान करना है। बालक को एक बेहतर जीवन प्रदान करना है जिससे किसी मामले में भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। और ये हिस्सा कब लेगा? जब शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक को एक बेहतर जीवन प्रदान किया जाएगा। और जब एक बेहतर जीवन प्रदान किया जाएगा तो जिससे किसी मामले में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकेगा। गांधी जी की शिक्षा के उद्देश्य, गांधी जी का शिक्षा का उद्देश्य क्या था? इसके उद्देश्य कौन कौन से थे? चरित्र निर्माण, जीविकोपार्जन, सांस्कृतिक विकास, संगत, दोस्तों यहाँ पे बिंदी रहेगी, संगत पूर्ण विकास, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास, ये हुआ। अब इसके आगे हम चलेंगे, आपको इनका जो गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्य हैं, इन्होंने अपने शिक्षा के उद्देश्य को दो भागों में बांटा है। शिक्षा के उद्देश्य को भी महात्मा गांधी ने दो भागों में बांटा है। दो भागों में किस लिए बांटा है इसको आप देख लीजिए। इन्होंने दो भागों में अपने शिक्षा के उद्देश्य क्यों बांट दिया।
जो कि अभी हम बताए कि शिक्षा के उद्देश्य, इनका शिक्षा का उद्देश्य 5 है। फिर भी महात्मा गांधी ने अपने शिक्षा के उद्देश्य को ही 2 भागों में बांट दिया, 2 भाग। अब आइए देखिए कि ये दोनों भाग क्या हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि शिक्षा के उद्देश्य को जो 2 भागों में बांटा गया है वो दोनों भाग कौन कौन से हैं। एक इन्होंने कहा कि तत्कालीन उद्देश्य, पहला तत्कालीन उद्देश्य, तत्कालीन उद्देश्य। इन्होंने कहा तत्कालीन उद्देश्य, और तत्कालीन उद्देश्य इनका जो 2 भागों में बांटा गया, शिक्षा के उद्देश्य को 2 भागों में बांट दिए, पहला तत्कालीन उद्देश्य, दूसरा अंतिम उद्देश्य। तो तत्कालीन उद्देश्य में इन्होंने क्या कहा, तत्कालीन उद्देश्य में इन्होंने क्या कहा, तत्कालीन उद्देश्य में इन्होंने बताया, तत्कालीन उद्देश्य में इन्होंने बताया, सॉरी दोस्तों, तत्कालीन उद्देश्य में इन्होंने बताया कि बच्चों का चरित्र निर्माण करना है। इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य को 2 भागों में बांट दिया, और बांटने के बाद पहले का नाम रखा तत्कालीन उद्देश्य, दूसरे का नाम रखा अंतिम उद्देश्य। जो तत्कालीन उद्देश्य इन्होंने बनाया, इसमें इन्होंने बच्चों के लिए क्या क्या लिख रखा। महात्मा गांधी जी ने इसमें बच्चों के लिए रखा कि बच्चों का चरित्र का निर्माण किया जाए, बच्चों का चरित्र का निर्माण किया जाए। दूसरा पॉइंट इन्होंने इसमें यह बताया कि बच्चों को बड़े होने पर जीविकोपार्जन करने में योग्य बनाया जाए। अगर बच्चा ज्ञान ले रहा है, शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो बड़ा होकर के वो जीविकोपार्जन करने के योग्य हो जाए। फिर इन्होंने तत्कालीन उद्देश्य के अंतर्गत तीसरा पॉइंट महात्मा गांधी ने क्या कहा, तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि बालक की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास किया जाए। इन्होंने अपने पहले शिक्षा उद्देश्य के पहले में तत्कालीन उद्देश्य में इन्होंने बताया, तत्कालीन उद्देश्य में इन्होंने बताया कि इस प्रकार से बच्चों के साथ किया जाए जिससे उनका भविष्य का निर्माण हो, उनके शारीरिक, सांसारिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास हो। जब इन सब शक्तियों का विकास हो जाएगा तो बच्चा अपने आप में पूर्ण हो जाएगा, सब चीज से संपन्न हो जाएगा, चरित्र का निर्माण भी हो गया, जीविकोपार्जन भी करने लायक हो गया, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों का भी विकास हो गया, अब वो सर्वगुण संपन्न हो गया। फिर उन्होंने अपने शिक्षा के उद्देश्य का जो दूसरा चरण है जिसका नाम इन्होंने दिया अंतिम उद्देश्य। अंतिम उद्देश्य में इन्होंने क्या कहा, दूसरा अंतिम उद्देश्य। अंतिम उद्देश्य में इन्होंने क्या कहा, अंतिम उद्देश्य, शिक्षा उद्देश्य हम आपको पहले बताया कि शिक्षा उद्देश्य को 2 भागों में बांटा गया। पहला तत्कालीन उद्देश्य, दूसरा अंतिम उद्देश्य। महात्मा गांधी ने अंतिम उद्देश्य में क्या कहा, महात्मा गांधी ने अंतिम उद्देश्य में कहा कि बालक के चरित्र निर्माण के साथ साथ सामाजिक विकास भी होना चाहिए। बालक, पहले उद्देश्य में आपने पढ़ा कि सिर्फ बच्चों का चरित्र का निर्माण किया जाए, सिर्फ बच्चों का चरित्र का निर्माण किया जाए। इन्होंने अंतिम उद्देश्य में क्या बताया कि बालक के चरित्र निर्माण के साथ साथ सामाजिक विकास भी होना चाहिए जिससे देश का विकास होगा। बहुत ऊंची बात कही महात्मा गांधी जी ने, बहुत ऊंची बात कही। केवल चरित्र का निर्माण करना ही नहीं, चरित्र के निर्माण के साथ साथ सामाजिक विकास भी होना चाहिए जिससे देश का विकास हो सके। तो आइए अब अंतिम उद्देश्य के दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अंतिम उद्देश्य का दूसरा पॉइंट क्या है, इन्होंने महात्मा गांधी जी ने अंतिम उद्देश्य के दूसरे पॉइंट में कहा कि बालक का मनोबल इतना ऊंचा किया जाए, बालक का जो मनोबल होता है, बालक का मनोबल इतना ऊंचा किया जाए जिससे बालक अपना जीविकोपार्जन खुद से कर सके, न कि अपने माता पिता पर निर्भर रहे। महात्मा गांधी का कहना सत्य भी है
कि बालक को इतना अच्छा, इतना उसका मनोबल ऊंचा कर दीजिए कि जिससे बालक अपना जीविकोपार्जन स्वयं करे, स्वयं अपनी देखरेख करे, न कि अपने माता पिता के ऊपर बोझ बने। तो महात्मा गांधी की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य को दो भागों में बांटा, दोनों भाग को अलग भी किया। कि पहले को इन्होंने कहा कि बच्चों का चरित्र का निर्माण किया जाए, और दूसरे में इन्होंने कहा कि बालक के चरित्र के निर्माण के साथ साथ सामाजिक विकास भी किया जाए, जिससे देश का विकास होगा। तो आगे आते हैं, हम आपको अगला चीज बताएंगे, गांधी जी के शिक्षा दर्शन। जो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे जरूरी परीक्षा में आपके सबसे ज्यादा जरूरी है कि गांधी जी के शिक्षा दर्शन क्या है। गांधी जी के शिक्षा दर्शन, तो आइए गांधी जी के शिक्षा दर्शन। गांधी जी के शिक्षा दर्शन, इन्होंने शिक्षा दर्शन में, गांधी जी ने शिक्षा दर्शन में क्या कहा, गांधी जी अपने शिक्षा दर्शन में क्या कहा। आपने अभी इनके बारे में पढ़ा कि इनका जीवन दर्शन क्या था, फिर आपने पढ़ा इनका शिक्षा का उद्देश्य क्या था, फिर आपने देखा शिक्षा के उद्देश्य को दो भागों में बांट दिया गया। अब आप पढ़ेंगे कि गांधी जी के शिक्षा दर्शन क्या क्या है। गांधी जी के शिक्षा दर्शन क्या हैं, ये आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि परीक्षा में जो चार विचारक हैं, चारों विचारकों का कुछ न कुछ पूछेगा, चारों विचारकों का कुछ न कुछ पूछेगा। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का पूछ दिया कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन दर्शन का व्याख्या कीजिए, फिर अरविंद घोष का पूछ दिया कि अरविंद घोष का पाठ्यक्रम कैसा था, इसका उल्लेख कीजिए। महात्मा गांधी का पूछ दिया कि महात्मा गांधी जी के शिक्षा जो दर्शन है इसका वर्णन कीजिए, शिक्षा दर्शन का वर्णन कीजिए। तो आज जो चार विचारक हैं, आज हम तीसरा विचारक आपको बता रहे हैं, तीसरा यानी कि महात्मा गांधी। पहले दिन हम आपको बताए थे रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरे दिन हम आपको बताए अरविंद घोष, आज हम आपको बता रहे हैं महात्मा गांधी। फिर अगली क्लास है आपका जेद्दू कृष्णमूर्ति, अगले दिन। तो आइए इनका जो शिक्षा दर्शन है कैसा है, शिक्षा दर्शन कैसा है, किस प्रकार का शिक्षा दर्शन है, इसको हम देखते हैं। क्योंकि परीक्षा में बहुत बार पूछता है कि शिक्षा दर्शन, महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन का उल्लेख कीजिए। तो शिक्षा दर्शन में इन्होंने क्या कहा, शिक्षा दर्शन में इन्होंने कहा कि शिक्षा बालकों को बेरोजगारी से सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर परीक्षा में आ गया कि शिक्षा, महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन का उल्लेख कीजिए, तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है शिक्षा बालकों को बेरोजगारी में सुरक्षा प्रदान करती है। अगर शिक्षा ग्रहण करेंगे, जब शिक्षा ग्रहण करेंगे तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, यानी कि आपके अंदर, आपके मस्तिष्क में ज्ञान आ गया। जब ज्ञान आ गया तो आप माने कि बेरोजगार नहीं रहेंगे, कुछ न कुछ व्यवसाय आप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ज्ञान है तो कोई न कोई व्यवसाय कर ही सकते हैं। फिर इन्होंने अपने दूसरे पॉइंट में क्या कहा, शिक्षा दर्शन का दूसरा पॉइंट में इन्होंने क्या कहा कि संपूर्ण देश में प्रत्येक बालक को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। और शिक्षा किस प्रकार का हो, निःशुल्क हो। अगर निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा तो जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जब वो भी शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो उनका भी मानसिक चरित्र निर्माण, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सब विकास हो जाएगा और वो भी जीविकोपार्जन करने लायक हो जाएंगे। इसीलिए इन्होंने अपने शिक्षा दर्शन में कहा। फिर इन्होंने शिक्षा दर्शन में अपने तीसरे पॉइंट पर क्या जोर दिया, अपने तीसरे पॉइंट पर महात्मा गांधी ने क्या जोर दिया, शिक्षा का माध्यम। दोस्तों ध्यान रखिएगा, चार विचारक हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, जेद्दू कृष्णमूर्ति। चारों विचारक ने कहा है, चारों विचारक सभी ने कहा है कि मातृभाषा, आपकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए। अगर मातृभाषा में है
तब वो बच्चा अच्छे ढंग से सीख सकता है। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, लेकिन इसका प्रथम स्थान होना चाहिए, पहली वरीयता होनी चाहिए। बच्चे की पहली वरीयता होनी चाहिए कि उसके मातृभाषा में ही उसको शिक्षा दिया जाए। फिर आगे हम आपको बता रहे हैं कि इन्होंने अगला पॉइंट क्या कहा। इन्होंने अगला पॉइंट बताया कि शिक्षा बालक एवं बालिकाओं में, शिक्षा बालक एवं बालिकाओं में सभी मानव मूल्यों का विकास करती है, सभी मानव मूल्यों का विकास करती है। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम आ रहे हैं अगले टॉपिक पर, यानी कि महात्मा गांधी का पाठ्यक्रम किस प्रकार हो। महात्मा गांधी का पाठ्यक्रम किस प्रकार हो, इन्होंने पाठ्यक्रम पर भी बात किया कि पाठ्यक्रम कैसा हो। इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम 3 प्रकार का होना चाहिए। 3 प्रकार। जब पाठ्यक्रम 3 प्रकार का होगा तो पहले प्रकार में क्या आएगा, तो महात्मा गांधी ने कहा पाठ्यक्रम के पहले प्रकार में हस्तशिल्प आएगा। हस्तशिल्प, हाथों के द्वारा किया गया कार्य, हाथों के द्वारा किया गया कार्य। इन्होंने कहा हस्तशिल्प, जो कि पाठ्यक्रम का पहला टॉपिक होगा, जिसका मेन उद्देश्य होगा कि ज्ञान अर्जित करने के बाद कोई बेरोजगार न रहे, जीविकोपार्जन करने के योग्य बना रहे। इसीलिए इन्होंने कहा कि हस्तशिल्प में कटाई, बुनाई, कृषि, तकनीक, बागवानी आदि चीज़ों का इन्होंने उल्लेख किया कि ये बच्चों के लिए प्रथम पाठ्यक्रम होगा। द्वितीय पाठ्यक्रम में इन्होंने बताया, दूसरे पाठ्यक्रम में इन्होंने बताया भाषा। अगर आप कहीं के भी हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका मेन भाषा क्या है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में रहते हैं, या उत्तर प्रदेश में एकदम क्या कहते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं तो आपको भोजपुरी आती है। अगर आप पूरे भारत की बात किया जाए तो आपको हिंदी आती है। और अन्य प्रदेशों का कहीं कहीं उनका क्या है कि मेन भाषा है, किसी का इंग्लिश होता है, किसी का तेलुगु होता है, किसी का तमिल होता है, किसी का कन्नड़ होता है। इस प्रकार से सबका एक मातृभाषा होता है, लेकिन सबका राष्ट्रीय भाषा एक ही है, हिंदी, आप जानते ही हैं। तो आइए हम इनकी अगली बात करते हैं। इन्होंने भाषा में क्या कहा, पाठ्यक्रम भाषा में इन्होंने क्या कहा। पाठ्यक्रम भाषा में कहा कि मातृभाषा, बच्चों को शिक्षा मातृभाषा में दिया जाए, बच्चों को शिक्षा मातृभाषा में दिया जाए। और दूसरा वरीयता क्या है कि इनको राज्य भाषा भी प्रदान किया जाए, राज्य भाषा के बारे में भी बताया जाए। और इसके बाद इन्होंने अगला कहा, तीसरा कहा कि प्रादेशिक भाषा में भी इनको ज्ञान। पाठ्यक्रम, महात्मा गांधी का पाठ्यक्रम कैसा हो, आपको बताया हमने कि पहला किस प्रकार से होना चाहिए, दूसरा भाषा होना चाहिए, तीसरा गणित होना चाहिए। इन्होंने गणित पर भी जोर दिया। गणित कैसा हो, अंक गणित हो, बीज गणित हो, रेखा गणित हो, सभी का विस्तार पूर्वक उनको ज्ञान दिया जाए, सभी विषयों का विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया जाए। फिर चौथा पाठ्यक्रम में इन्होंने क्या रखा, चौथा पाठ्यक्रम में इन्होंने रखा सामाजिक विज्ञान। चौथे में इन्होंने रखा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में इन्होंने ये रखा कि सामाजिक विज्ञान में जैसे कहते हैं, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र सब आ जाता है, ये सभी चीज आ जाता है। और इसीलिए इन्होंने कहा कि इतने पाठ्यक्रम में इतने सब्जेक्टों को रखा जाए, इतने विषयों को रखा जाए, जिससे कि बच्चों का मानसिक विकास भी हो और जीविकोपार्जन के लिए वो स्वतंत्र भी हो जाए अच्छे ढंग से, और उनका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो और बौद्धिक विकास भी हो। तो इस प्रकार से अब हम आपको आगे बताएंगे कि इनमें महात्मा गांधी ने और किसका वर्णन किया। महात्मा गांधी ने और क्या वर्णन किया। महात्मा गांधी ने कहा, सबसे पहले आप ये देखिए महात्मा गांधी क्या थे। महात्मा गांधी दोस्तों महान दार्शनिक थे। महात्मा गांधी महान दार्शनिक थे, महान राजनीतिक भी थे, समाज सुधारक भी थे एवं शिक्षा शास्त्री भी थे, शिक्षा शास्त्री भी थे। महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन भी थोड़ा देख लीजिए। इनका शिक्षा दर्शन में पूछा है कि शिक्षा दर्शन किसे कहते हैं।
अगर शॉर्टकट में यानी कि अति लघुतरी प्रश्न आ गया कि महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन किसे कहते हैं, तब उसमें आपको सारा पॉइंट नहीं देना है। अगर पूछ दिया कि महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन किसे कहते हैं, अगर ये पूछता है कि महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन का वर्णन कीजिए, तो जितना हमने आपको बताया वो सब बताना है। अगर सिर्फ ये पूछ रहा है महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन किसे कहते हैं, तब आपको सिर्फ यही जवाब देना होगा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा है शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करे। बालक का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास करे, इसी को शिक्षा कहते हैं महात्मा गांधी के अनुसार। यानी कि महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास करे, इसी को शिक्षा कहते हैं। महात्मा गांधी के अनेक रचनाएं भी हैं, बहुत सारी रचनाएं प्रचलित भी हैं, और कुछ रचनाएं उनका जो मुख्य है उसको हम आपको भी बता दे रहे हैं, जैसे आपको भी जानकारी रहे। इन्होंने अपनी रचना एक लिखा है जिसे लिखा है मेरे सपनों का भारत। फिर इन्होंने और रचना किया है हिंद स्वराज। फिर अगला क्या है, मेरी जीवन कथा। फिर सत्य के प्रयोग। ये इनके महात्मा गांधी के प्रमुख रचना है। और एक विचार भी है, इनका विचार है, महात्मा गांधी जी का विचार है। विचार क्या है, ऐसे जिए कि जैसे आपको कल मरना है। ऐसे जिए माने कि ऐसे जीना है कि जैसे हमको कल ही मरना है। इनका विचार था। इस प्रकार से इन्होंने बताया है कि ऐसे जिए कि जैसे आपको कल मरना है, और सीखें ऐसे जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है। तो दोस्तों ध्यान से वीडियो से बने रहिएगा, हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको सबसे बड़ी बात तो ये कि बीएड के जो बच्चे बीएड की तैयारी कर रहे हैं, प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा होने वाली है, उनके लिए तो बहुत ही उपयोगी है, और बाकी के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि महात्मा गांधी का जैसे बीए में भी और भी क्लासों में इनका सिलेबस में इनका माने कि पाठ आता है। आइए देखते हैं फिर आदर्श वाक्य क्या है। महात्मा गांधी का आदर्श वाक्य था सादा जीवन उच्च विचार। ये सादा जीवन उच्च विचार इनका वाक्य था। कहा जाता है, अगर परीक्षा में आ गया कि महात्मा गांधी का आदर्श वाक्य क्या था, तो महात्मा गांधी का आदर्श वाक्य सादा जीवन उच्च विचार था। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इतने बड़े शिक्षा शास्त्री, समाज सुधारक, दार्शनिक 30 जनवरी 1948 को इनका देहांत हो गया। 30 जनवरी 1948 को इनका देहांत हो गया, और इनके बारे में दोहा भी कहा गया है, कई प्रकार के हैं। आप जानते हैं ये भारत के बहुत माने जाने व्यक्तित्व में आते हैं, दार्शनिक भी हैं, शिक्षा शास्त्री भी हैं, सुधारक भी हैं, समाज सुधारक भी हैं। इसलिए इनके बारे में कहा गया है, जिस दिन से इनका विचार था, देख लीजिए, इनका विचार था, महात्मा गांधी का विचार था, बहुत इंपॉर्टेंट विचार है। दोस्तों आप अपने दोस्तों को भी ये क्लास जो चल रहा है, जो वीडियो चल रही है, इसको शेयर कर दीजिएगा। बस यही कीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं कि इनका विचार था जब जिंदा थे, जब महात्मा गांधी जिंदा थे, तब इन्होंने कहा था कि जिस दिन से एक महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी, महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस दिन से एक महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी, उसी दिन से हम कह सकते हैं कि मेरा भारत स्वतंत्र हो गया। उसी दिन से हम कह सकते हैं कि मेरा भारत स्वतंत्र हो गया। तो दोस्तों हम अगले क्लास में मिलेंगे कल शाम 6 बजे, और उसमें हम आपको बताएंगे कि जेद्दू कृष्णमूर्ति का शिक्षा दर्शन। नमस्कार साथियों।